ऐसा मुझको लगता है। जी, थैंक यू अनिल सिन्हा जी। आप साइन ऑफ कर सकते हैं। हम ज्ञान प्रकाश गर्ग जी के साथ अपनी बातचीत को जारी रखेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ज्ञान प्रकाश जी, हम बात कर रहे हैं आज जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट्स आई हैं, सारे भ्रष्ट लोगों के बिल्कुल। नाम आए हैं। वैसे तो बीजेपी के लोग तो बेशर्म हुँ, हो गए, इनको कोई फ़र्क पड़ता नहीं है एक्चुअली। पर कहीं न कहीं हुँ, हुँ, एक हुँ। बात तो है कि जब वोटिंग का दिन सामने होता है तो एक बड़ा चंक होता है, इसके बारे में मैंने बात की है, जिसको कहते हैं फ्लोटिंग वोटर्स कि वो मन नहीं बना पाते हैं। जी, तो इस किस्म की जी जो सर। भी न्यूज़ रिपोर्टिंग्स आती हैं, वो उन फ्लोटिंग वोटर्स के मन को प्रभावित करती हैं। हालाँकि कुछ जी, लोगों का ये कहना है कि इंडियन एक्सप्रेस इतने लोगों के द्वारा नहीं पढ़ा जाता है, लेकिन उनकी जो कटिंग है, जो स्क्रीनशॉट्स हैं, वो लाखों लोगों तक पहुँच रहे हैं सोशल मीडिया में। तो अखबार भले ही हुँ, 10,000 लोगों के पास बिल्कुल। जाएगा, 20,000 के पास जाएगा, लेकिन ये कटिंग्स हुँ, जो हैं, हुँ, ये लाखों लोगों के पास या मिलियंस के पास एक साथ चली जाती हैं। बिल्कुल, तो उसका जो बिल्कुल, प्रभाव है, कई गुना बढ़ जाता है। वैसे आप कई दिनों के बाद बिल्कुल। चैनल पे आए, तो आपका फिर से स्वागत है और बहुत दिनों बाद आप आए हैं। शुक्रिया। अच्छा है, अब चुनाव के वक़्त आप जी, आए, जी, तो दरअसल थोड़ा-सा। आपसे महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें प्राप्त होंगी। तो मैं दर्शकों को बता जी, दूँ कि ज्ञान प्रकाश जी बहुत वरिष्ठ विश्लेषक हैं और राजनैतिक विषयों पर, आर्थिक विषयों पर बड़ी अपनी सूक्ष्म नज़र रखते हैं। बीच में कहीं अपने कार्य उनके थे, तो व्यस्त थे, उसके कारण नहीं आ पाए थे, लेकिन फिर से एक बार जुड़े हैं, तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। तो आजकल के हालात पे चर्चा कर रहे थे हम लोग कि अब ये सारी जो लिस्ट आई है, इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? क्या मोदी सरकार वास्तव में तिलमिलाई हुई है, बौखलाई हुई है, घबराई हुई है कि ऊपर से जो एक शोषेबाज़ी है 370 और 400 की, ये दिखावा मात्र है और अंदर से बहुत डरी हुई है? मैं आपकी टिप्पणी चाहूँगा इसके बुरा-सा नमस्कार। ऊपर। आपका जैसा कि आपने कहा कि क्या आपने सवाल किया है कि क्या मोदी सरकार तिलमिलाई हुई है, घबराई हुई है, डरी हुई है? मेरा कहना है इसका आंसर एकदम पहले ही एब इनिशियो यस, हाँ। चूँकि कारण उसके बहुत सारे हैं। हुँ, मैं पहले उन कारणों को थोड़ा-सा बता दूँ और उसके बाद ये जो आपकी इंडियन एक्सप्रेस में जो लिस्ट आई है और उसमें उनकी कारगुज़ारियाँ भी आई हैं और किस तरीके से उन केसेज़ को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है या उनको एक तरीके से कंप्रोमाइज़ कर लिया गया उनकी पोज़ीशंस के साथ। ये डरने का रीज़न ये है कि आप देखिए कि बिहार के अंदर 5 पार्टियों के साथ गठबंधन है और हम पार्टी को और उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी को एक-एक सीट दी गई है। हुँ, जेडीयू के साथ सीट है, हुँ, चिराग पासवान जी के साथ है और भी यदि कोई उन्हें मिल जाता तो उसके साथ भी वो लोग गठबंधन कर लेते। वीआईपी के साथ भी ट्राई किया उन्होंने, जो विकासशील इंसान पार्टी है, मुकेश सहनी की। मुकेश खैर, सहनी की बात। हाँ, सवाल ये है कि घबराई हुई नहीं होती तो राज ठाकरे जी के पास, जिनके पास सिर्फ एक एमएलए है, एमपी तो नहीं है, राजू पाटिल जो कल्याण में है, उस पार्टी के साथ भी ये लोकसभा में उनको 1 या 2 सीटें देने की चर्चा चल रही है और भी तमाम चीजें हैं। तो हर जगह इनके गठबंधन जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं, यदि ये बहुत स्ट्रांग होते तो इस तरह का प्रयास नहीं करते। ये एक वैसी टिप्पणी है, लेकिन हाँ, घबराई हुई है। उसका रीज़न ये है कि जो मैं आपको बारी-बारी से कुछ 3-4 बहुत विशेष रीज़न्स बताता हूँ और हो सकता है आपकी जानकारी में थोड़ा-सा ना हो ये वाले फैक्ट्स। मुनीश तमांग ने अभी जो गोरखा, शेरपा, नेपालीज़ के जो जो एक संगठन है उनका, उसने अभी कांग्रेस को जॉइन किया है और उनकी जो है जो वो है रीच है या उनकी जो सांगठनिक जो उनके जो लोग हैं, मेंबर्स हैं, वो लद्दाख से लेके नॉर्थ ईस्ट तक हैं। जिसमें दार्जिलिंग काफ़ी है, लद्दाख काफ़ी है, क्योंकि उनके यहाँ लोग चूँकि अग्निवीर से वो लोग प्रभावित हुए हैं, क्योंकि उनका जो मेन जो उनको जॉब मिलता है, उनके लिए जो चीज़ है, ज़िंदगी उनकी सेना में सर्विस करने की है। अब वो उनको अग्निवीर की वजह से चूँकि 4 साल की वजह से नहीं मिल पाया है, इसलिए उन लोगों ने मोदी जी के साथ उन्होंने जो उनका गठबंधन था या मोदी जी को सपोर्ट कर रहे थे 2014 से, वो वापस ले लिया और ये मुनीश तमांग ने जॉइन किया है कांग्रेस को और वो दार्जिलिंग से वहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी भी होंगे। मैं आपको और चीज़ बता दूँ कि इसके अलावा और बहुत सारी घटनाएँ हुई हैं, उनको एक-एक करके बताने से कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन नटशेल में मैं इतना बता सकता हूँ कि बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे हैं, जिससे कि मोदी सरकार को ये लग रहा है कि
जो ये 400 पार या 370 का जो नारा दिया गया है, ये शायद वो लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं, या वो जो एक साइकोलॉजिकल एक जो माइंड गेम खेलना चाहते हैं कि शायद ऐसा करने से हमको वोट मिल जाएंगे और ये जो हताश हो जाएगा विपक्ष का जो गठबंधन है। लेकिन ऐसा लगता नहीं है, ये सिर्फ एक उनकी चुनावी जुमलेबाजी ही ऐसे लगती है मेरे को तो, बाकी इसमें तथ्य नहीं है। अलग अलग राज्यों में, महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस बहुत स्ट्रांग लड़ रहा है। मैं जो है ग्राउंड लेवल पे सारा उस चीजों को एनालाइज कर रहा हूँ। जो फर्स्ट फेज की 5-6 सीट हैं, ये रामटेक और उधर की विदर्भ की, उन सीट्स में कोई बहुत अच्छे हालात बीजेपी के लिए नहीं है। और वहां पर जो एक कैंडिडेट है, वहां जो भावना गवली, जिनका केस आपने सुना होगा, जिन्होंने राखी बांधी थी इनको दिल्ली में जाकर, भावना गवली वाले केस का भी जिक्र आज न्यूज इसमें इंडियन एक्सप्रेस में है। तो उस वाले क्षेत्र में चुनाव हो रहा है, अमरावती, जहां अमरावती नहीं, सॉरी, ये रामटेक है। तो महाराष्ट्र में काफी सीटें लूज करने वाले हैं लोग। बंगाल में भी मुझे 42 में से पहले 18 सीट थी, उतनी सीटें आती नजर नहीं आ रही हैं। बंगाल को मैं फॉलो कर रहा हूं। और बहुत सारी जो स्टेट्स हैं जहां पर इनका क्लीन स्वीप था, जैसे राजस्थान है, वो इस बार नहीं होने जा रहा है। कांग्रेस ने वहां पर सीपीआई एम्स को एक सीकर सीट दी है, और हनुमान बेनीवाल की आरएलपी के साथ उन्होंने उनको नागौर की सीट दी है। तो ये जो गठबंधन हुए हैं, छोटे छोटे ही हुए हैं, लेकिन ये स्ट्रांग है। ग्राउंड पर राजस्थान बीजेपी के हाथ में उतना अच्छा नजर नहीं आ रहा है। दूसरा, राजस्थान के अलावा छत्तीसगढ़ में भी 11 में से 2 सीट थी पहले बीजेपी की, कांग्रेस की। इस बार वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि 11 में से कुछ सीटें वहां लूज करेंगे और बीजेपी के लोग, इसलिए छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा संघर्ष, अच्छी रोमांचक स्थिति है लड़ने की। इसके अलावा जहां सीट कम होंगी, साउथ में, कर्नाटक में दे आर गोइंग टू लूज। कर्नाटक में 28 में से 23 सीट थी बीजेपी के पास, और एक उनके साथ चुनी हुई एक लोकसभा की इंडिपेंडेंट एमएलए थी, एमपी थी, जिन्होंने बाद में उनको सपोर्ट किया। तो कुछ मेरे ख्याल से कर्नाटक में काफी बड़ा नुकसान होगा। 4 सीट तेलंगाना में इनके पास थी, वहां पर ये नुकसान होगा इस बार। 4 में से मुझे नहीं लगता 1-8 सीट से ज्यादा आ रही है वहां। तो कुल मिलाकर बहुत सारी ऐसी जगह है, मैं स्टेट्स आपको स्टेट वाइज बता सकता हूं कि इस बार मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी स्वयं में 220-225 सीट पर जाकर रुक जाएगी, ऐसा मेरा अपना अनुमान है। और उनके जो एलाइज हैं, उनमें से एक आध एलआई को छोड़कर, जब उन्हें पता लगेगा कि ये अपने आप सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, तो मेरा अपना यह भी मानना है कि नीतीश कुमार हो, एक्सेप्ट टीडीपी, शायद ही कोई आदमी इनको सपोर्ट करेगा केंद्र में सरकार बनाने के लिए। और टीडीपी के 2-4-5 एमपी हुए तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। इसलिए इस बार जो मेरा अपना अनुमान है, सरकार घबराई हुई है। इन लोगों को ग्राउंड रियलिटी ये पता लग रही है कि अग्निवीर का इफेक्ट पूरे वेस्टर्न यूपी, हरियाणा वगैरह में हो रहा है। केजरीवाल को अरेस्ट करके इन्होंने एक जाति विशेष को, जिससे वो आते हैं केजरीवाल, उसको भी काफी नुकसान पहुंचाया। दूसरी बात यह है कि गलत सलत केस में लोगों के मन में ऐसा लग रहा है कि ईडी की ये जो कार्यवाही है, ये विपक्ष के ऊपर एक तरफा हो रही है। कोई प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं है, कोई मनी की ट्रेल नहीं है, कोई मनी का ट्रेस नहीं है। सिर्फ अप्रूवर जो है, जो एक्यूज जिसको ये बताते हैं, उसके शुरू के 6 स्टेटमेंट में उसका नाम नहीं होता है, और ऑल ऑफ ए सडन उसका नाम आता है जब वो अप्रूवर हो जाता है। अप्रूवर होने के बाद ये उस आदमी को अरेस्ट कर लेते हैं। यही केस कुछ संजय सिंह का है, यही केस मनीष सिसोदिया का है, यही केस इनका अरविंद केजरीवाल का है। बहुत सारे लोग जिनको अरेस्ट किया गया है, रोहित पवार की प्रॉपर्टीज को अटैच किया गया है महाराष्ट्र में, बहुत सारे केसेस हैं। उसके अंगेज, जैसा आपने इंडियन एक्सप्रेस में देखा, हसन मुश्रिफ के अंगेज कुछ नहीं हो रहा है। गीता कोडा ने वहां ज्वाइन कर लिया झारखंड में। दिगंबर कामत के अंगेज कुछ नहीं हो रहा है। शुभेंदु अधिकारी के अंगेज कुछ नहीं हो रहा है बंगाल में। जिन लोगों ने इनको ज्वाइन कर लिया है, कृपा शंकर सिंह का केस पता नहीं अब क्या हो रहा है, उनको जौनपुर से टिकट मिल गया है बीजेपी का। तो कहने का मतलब है कि कुछ ऐसा लोगों के जनमानस में है, जो आपका पहला क्वेश्चन था कि क्या ऐसे कुछ लोग हैं कि जो फ्लोटिंग वोटर्स हैं,
ये जब समाचार उनको मिलेगा तो वो कांग्रेस की तरफ या इंडियन अलायंस की तरफ आ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं। जो सरकार 2014 में भ्रष्टाचार को हटाने के लिए, काला धन वापस लाने के लिए आई थी, आज वो स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड पर मैंने कोई बात नहीं की है। बहुत सारे मैटर्स हैं उसमें, जिसमें लोगों के ऊपर रेड हुआ, कंपनीज के ऊपर, कुछ दिन के बाद उनसे पैसा लिया गया, बाद में वो जो रेड के बाद बंद हो गया। किसी के ऊपर रेड किया गया, उससे थोड़ा और पैसा लिया गया, फिर उसकी बेल उसको दे दी गई, फिर उससे और पैसा लिया गया। ऐसे बहुत सारे मल्टीपल इश्यूज हैं जिसकी वजह से सरकार की विश्वसनीयता खतरे में है। बेरोजगार लोग, अग्निवीर के लोग, करप्शन से सताए हुए लोग, गृहिणियां महंगाई से सताई हुई है, समाज का हर वर्ग किसी ना किसी कारण सताया हुआ है। इस बार चुनाव में हाँ, मोदी सरकार, ये भाजपा की सरकार घबराई हुई है, तिलमिलाई हुई है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।